बच्चों, रोहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है परिसर अध्ययन। पाठ क्रमांक 15, हमारा शरीर। और मैं आपकी शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। बच्चों, हमारा शरीर, तो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा शरीर, जिसमें हमारा सर, आँखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, छाती, पेट, पैर, ये सब क्या है? हमारे शरीर के अंग है, बाहरी अंग। ठीक है, तो आज हम अपने इस शरीर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे बाहरी अवयव, बाहरी अंग। ठीक है, तो चलिए बच्चों, शरीर के अंग को पहचानो। तो चलिए देखते हैं आप शरीर के इन अंगों को पहचान पाते हैं कि नहीं। तो बच्चों बताइए, क्या है? ये है कपाल। अब ये बताइए, ये क्या है? कान। बच्चों, कान से हम क्या करते हैं? कान से हम सुनते हैं। बिल्कुल सही। बच्चों, ये क्या है? गाल। आपने सुना है ना, छब्बे चिक्स। तो ये है हमारे छब्बे चिक्स अर्थात गाल। ये क्या है बच्चों? ये है नाक। नाक से आप क्या करते हैं? तो नाक से हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, है ना। अब ये बताइए, ये क्या है? तो बच्चों, ये है हमारा पेट, है ना। और ये क्या है? ये है छाती, है ना। ये क्या है बच्चों? ये है हमारी भुजा। और ये है हमारी कलाई। और ये है हमारी हथेली। तो इस भुजा के 3 भाग होते हैं, है ना। एक कलाई, हथेली और अग्रबाहु, जिसके बारे में हम और आगे ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद ये है पैर, ये है जांग, ये है घुटना, और ये क्या है बच्चों? ये है पैर, पाँव। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे शरीर के अंग थे। अब मुझे यहाँ बताइए, यहाँ दिए गए चित्र के आधार पर क्या हम शरीर के मुख्य भागों के नाम बता सकते हैं? तो बच्चों, अभी हमने अपने शरीर के अंग देखे, तो आप क्या इनके आधार पर मुख्य अंग, हमारे शरीर के मुख्य भागों के नाम बता सकते हैं? नहीं? तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। शरीर की रचना। बच्चों, सिर, धड़, हाथ तथा पैर, ये शरीर के मुख्य अंग हैं। फिर से ध्यान दीजिए, सिर, धड़, हाथ तथा पैर, ये शरीर के मुख्य अंग हैं। ठीक है,
सिर, हाथ तथा पैर धड़ से जुड़े होते हैं। अर्थात जो धड़ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारा सर, आप हाथ लगाइए, हमारा सर, हाथ और हमारे पैर, ये हमारे धड़ से जुड़े होते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिर, धड़, हाथ तथा पैर ये शरीर के मुख्य अंग है। सिर, हाथ तथा पैर धड़ से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम जानने वाले हैं सिर के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारा सिर। ठीक है, तो सिर पे क्या क्या होता है? तो सिर पर होता है बाल, है ना। फिर क्या होता है? फिर होता है कपाल, है ना, जो कपाल को हम माथा भी कहते हैं। और कपाल के नीचे क्या होती हैं? हमारी भवें होती हैं, और उन भवों के नीचे हमारी आंखें होती हैं, है ना। और बच्चों ये क्या है? ये है हमारी नाक, है ना। नाक हमारी सामने की ओर होती है। फिर होते हैं हमारे कान, है ना, हमारे 2 कान होते हैं। और नाक के नीचे हमारा मुंह होता है। और मुंह के नीचे क्या होती है? टोडी होती है, जिसे हम टुड्डी भी कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमारे सर में कितने सारे अंग हैं, है ना, अलग अलग अंग है। सिर पर बाल होते हैं, कपाल के नीचे 2 आंखें होती हैं, भवें और पलकें होती हैं, सिर के दोनों और 2 कान होते हैं, सामने की ओर नाक होती है, नाक के नीचे मुंह होता है, मुंह के नीचे क्या होती है? टोडी होती है, टुड्डी होती है ना। तो इस प्रकार हमारे सिर की रचना की गई है। अभी देखिए, सिर और धड़ को जोड़ने वाला शरीर का एक भाग है जिसे हम गर्दन कहते हैं। ठीक है, गर्दन के अगले ऊपरी भाग, मतलब आपके सामने वाले भाग को क्या कहते हैं? कंठ, गला कहते हैं। इसमें आप ध्यान देंगे, लड़कियां जो हैं नेकलेस पहनती हैं, हार पहनती है, तो वो कहाँ पहनती हैं? गले में पहनती हैं, है ना। तो उसे गर्दन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, सिर और धड़ को जोड़ने वाला शरीर का एक भाग है जिसे हम गर्दन कहते हैं, और गर्दन के अगले ऊपरी भाग को कंठ, गला कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे धड़ की रचना कैसे की गई है। ठीक है, तो बच्चों धड़, धड़ मतलब हमारे गर्दन के नीचे से हमारे कमर तक का भाग। ठीक है, उसे हम धड़ कहेंगे। तो देखिए, छाती, वक्ष, पेट और पीठ को मिलाकर धड़ बनता है। तो यहाँ हमें ध्यान देना है, छाती, पेट और पीठ को मिलाकर धड़ बनता है। दोनों हाथ धड़ से जहाँ जुड़े होते हैं उस भाग को कंधा कहते हैं, है ना। धड़ का निचला भाग जहाँ दोनों पैर जुड़े होते हैं उसे कुल्ला कहते हैं। अब हम देखेंगे हाथ, हमारे हाथ की रचना किस प्रकार है। तो बच्चों हाथ, हाथ के 3 भाग, भुजा, अग्रबाहु आप देख रहे हैं ना, तथा पंजा,
हैं। तो हाथ के तीन भाग कौन से हैं? भुजा, अग्रबाहु तथा पंजा है। ठीक है। हाथ की कूनी से कलाई तक के भाग को अग्रबाहु कहते हैं। ध्यान दीजिए, हाथ की कूनी, ये देखिए कूनी से कलाई तक, मतलब इतने भाग तक, इसे क्या कहते हैं? अग्रबाहु कहते हैं। ठीक है। हाथ की अंगुलियां पंजे का ही भाग है। तो बच्चों, ये जो हाथ में अंगुलियां हैं, ये पंजे का भाग है, इसे पंजा कहते हैं। ठीक है, ये पंजे का ही भाग है। तो भुजा और अग्रबाहु को जोड़ने वाले भाग को कुहनी कहते हैं। ठीक है। तो आप देखिए, भुजा तथा अग्रबाहु को जोड़ने वाले भाग को कुहनी कहते हैं। ठीक है। अग्रबाहु और पंजे को जोड़ने वाले भाग को कलाई कहते हैं। ठीक है। अभी अग्रबाहु और पंजे को जोड़ने वाले भाग को कलाई कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कलाई है, जहाँ हमारा हाथ मुड़ता है ना। और एक कोहनी से हमारा हाथ मुड़ता है, तो ये हमारे पंजे को जोड़ने वाले भाग को हम कलाई कहते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे पैर की रचना कैसे होती है। तो बच्चों, पैर के तीन भाग होते हैं, जैसे जांग, ये देखिए जांग है, जांग, टांग तथा ये पाव। तो ये यहाँ से यहाँ तक टांग है और ये पाव है। ठीक है। तो पैर के भी तीन भाग हैं। टांग का अर्थ है घुटने से लेकर टखने तक का भाग। ये जो घुटना है, घुटने से लेकर टखने तक के भाग को हम टांग कहते हैं। तो ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पैर के तीन भाग होते हैं, एक जांग होता है और एक टांग होती है और पैर होते हैं। ठीक है। पाँव, ये जो पंजा वाला हिस्सा है ये। ठीक है। अब पैर की उंगलियां पाँव के ही भाग हैं। ये जो पैर की उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां ये पाँव का ही भाग है। जांग और टांग को जोड़ने वाले भाग को घुटना कहते हैं। तो बच्चों, ये जो देखो जांग और ये जो टांग है, इसको जोड़ता कौन है? इसको जोड़ता है हमारा घुटना, है ना। तो जांग और टांग को जोड़ने वाला भाग है घुटना। पाँव के पंजे को जोड़ने वाले भाग को टखना कहते हैं। अब देखिए, एक तो हमारा पैर जो है ये घुटने में जुड़ता है और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये टखना है। तो ये जो पंजा है हमारा, पाँव है, ये इस टखने के कारण जोड़ा गया है। ठीक है। तो पाँव के पंजे को जो और टांग को जोड़ने वाला भाग है हमारा टखना। ठीक है। तो इस प्रकार पैर के तीन भाग हैं, जांग, टांग तथा पाँव। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे नया शब्द। ठीक है। तो है अवयव। बोलिए मेरे साथ, अवयव। ठीक है। शरीर का वह भाग जो कोई निश्चित कार्य करने में उपयोगी होता है, अवयव को अंग भी कहते हैं। तो बच्चों, ये जो अवयव है इसको अंग भी कहते हैं। चलने में पैर उपयोगी होते हैं, है ना। तो पैर हमारे अवयव है। मतलब बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि शरीर का वह भाग जो एक निश्चित कार्य करता है, उसे हम अवयव कहते हैं। ठीक है। अवयव को हम क्या कहते हैं? अंग भी कहते हैं। जैसे अभी हमारा पैर है, तो पैर कौन से काम करते हैं? तो पैर चलने के काम करते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर के अंग है, अवयव है। फिर
सुनने के लिए कान का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, हम कान के द्वारा सुनते हैं। तो कान हमारे क्या है? अवयव है। ठीक है, कान हमारे शरीर का अंग है, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं? सुनते हैं। उसके बाद है हमारा बाह्य अवयव। ठीक है, बाह्य अवयव मतलब, बाह्य मतलब बाहरी, अवयव मतलब अंग, जो हम लोगों ने जाना। तो बाहरी अंग, तो वे अवयव जो शरीर के बाहरी भाग में हो, बाह्य अवयव को बाह्य अंग भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कान, नाक। बच्चों, नाक से हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया होती है, तो ये भी एक निश्चित कार्य करता है, इसलिए ये हमारे शरीर का अवयव है। हमारे हाथ, हम हाथ से कई सारे काम करते हैं, इसलिए ये हमारे अवयव है। पैर, पैर से हम चलते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर का अवयव है, अंग है। ये शरीर के बाहरी भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, ये शरीर के बाहरी भाग हैं, इसलिए इन्हें बाह्य अवयव कहते हैं। जिन अवयवों को हम आसानी से देख सकते हैं, तो उन्हें हम बाह्य अवयव कहते हैं। ठीक है, बाह्य अवयव कहते हैं। जैसे देखिए, हम कान, नाक, हाथ, पैर ये सब देख सकते हैं, लेकिन हम हमारे शरीर के अंदर का पेट देख सकते हैं, दिल देख सकते हैं? नहीं। तो ये क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। शरीर की हलचल। ठीक है, अभी बच्चों अपने गुल्ली डंडे का खेल खेला होगा, है ना? अभी आप एक गुल्ली डंडा लो और उस गुल्ली डंडे में से डंडे को लो और उसे मोड़ने का प्रयास करो। क्या डंडा मुड़ता है? नहीं मुड़ता। तो बच्चों, क्यों नहीं मुड़ता? आपने कभी सोचा है? अच्छा, मान लो इसी प्रकार हमारे शरीर के हाथ, पैर, कमर नहीं मुड़ते, तो क्या होता? हम किसी भी प्रकार की हलचल कर सकते क्या? हमारे कुछ अवयव मुड़ते हैं, उनके मुड़ने से ही हम हलचल करते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि शरीर के कौन कौन से अवयव मुड़ते हैं। ठीक है, गर्दन। तो बच्चों, जो गर्दन है ये हमारी मुड़ती है। आप हिला के देखो अपनी गर्दन को। आप इसको दाएं, बाएं, आगे, पीछे मोड़ सकते हैं, है ना? हाँ, आप मोड़ के देखिए। तो इसके कारण हमारे गर्दन की हलचल होती है। ठीक है, अभी देखिए, गर्दन आगे झुकती है, पीछे मुड़ती है, बाईं ओर घूमती है, दाईं ओर घूमती है, बाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है। तो आप ये करके देखिए, अपनी गर्दन को आगे, पीछे, दाएं बाएं घुमा के देखिए। घूम रही है ना? हाँ, तो ये जो गर्दन है ये हमारे शरीर का अंग है और ये मुड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हाथ। तो बच्चों, हमारे हाथ जो हैं वो कंधे, कुहनी और कलाई के स्थानों पर मुड़ सकते हैं। ठीक है, हाथों की अंगुलियां भी मुड़ सकती हैं। फलस्वरूप क्या होता है? हमारे हाथों की मुट्ठी बनती है। आप मोड़ के देखिए, कंधे से अपना हाथ हिलाइए, कुहनी से मोड़िए, फिर कलाई अपनी घुमाइए। हम ऐसे एक्सरसाइज करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। और अपनी उंगलियों को बंद कीजिए, खोलिए। हाँ, तो हमारी उंगलियां भी मुड़ सकती हैं। तो बच्चों, हाथों से हम बहुत काम करते हैं। ठीक है, जैसे
हम हाथों से लिखते हैं, कोई वस्तु उठा सकते हैं, माँ हाथों से लड्डू बनाती है, छोटे बच्चे झुनझुना पकड़ते हैं, है ना, बाल्टी उठा सकते हैं। इस प्रकार हम हाथों से कई सारे काम कर सकते हैं। अगर ये हाथ हमारे नहीं मुड़ते तो हम कुछ काम कर सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं। परंतु हमारे हाथ कंधे, कोहनी और कलाई से मुड़ते हैं और हमारी उंगलियां मुड़ती हैं, इसलिए हम आसानी से कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कमर। तो बच्चों, जो कमर है, धड़ केवल कमर के पास ही मुड़ता है। तो बच्चों, जो हमारे गर्दन से कमर का जो तक का जो हिस्सा है उसे हम धड़ कहते हैं। तो जो धड़ है हमारा वो सिर्फ कमर के पास से ही मुड़ता है, इसलिए हम नीचे की ओर झुक सकते हैं। इसके कारण हमारे बहुत से काम आसानी से होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नीचे गिरी हुई वस्तु उठाई जा सकती है, हम जूते के फीते बांध सकते हैं, खेलते समय कोई अड़चन नहीं आती है। समझे बच्चों? अगर हमारी कमर नहीं मुड़ती तो हम नीचे बिल्कुल झुक नहीं सकते और हमारे नीचे के जो काम होते हैं, अर्थात हम जैसे खेलते हैं, कूदते हैं, कोई वस्तु उठाना रहता है तो वो नहीं कर पाते। परंतु हमारी कमर तो मुड़ती है, इसलिए हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पैर। तो बच्चों, हमारे पैर कूल्हे, घुटने और टखने के पास मुड़ सकते हैं। पैरों की उंगलियां भी मुड़ सकती है, परंतु उतनी नहीं जितनी हाथों की उंगलियां मुड़ती हैं। पैरों से हम अन्य काम भी करते हैं। पैरों के सहारे हम खड़े होते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते उतरते हैं, कूदते हैं और कई प्रकार के वाहन तथा यंत्र चलाते हैं, है ना बच्चों? करके देखो बच्चों। किसी आपसे अगर इशारों में बात करनी हो, अर्थात संकेत के द्वारा बात करनी हो, तो आप किस प्रकार बात कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे सॉरी, अभी आप चित्र देख रहे हैं। तो पहला चित्र है, उसने हाथ दिखाया है। हाथ दिखाने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है रुको, है ना। अभी दूसरे चित्र में लड़के ने इस प्रकार का हाथ दिखाया हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है कि बहुत अच्छा। अब तीसरे चित्र में देखिए, लड़की ने आंखें बड़ी बड़ी की हुई है, एकदम आश्चर्य से हाथ हिला के कह रही है कि क्या हुआ होगा, है ना। वो एकदम विचार में है कि ऐसा क्या हुआ होगा, है ना। फिर अगले चित्र में देखिए, बच्चे को क्या लग रही है? ठंडी लग रही है। तो वो जो अपने शरीर की हलचल कर रहा है, उससे हमें ये सब संकेत पता चलते हैं कि वह क्या कर रहा है। तो ऐसे संकेत कभी कभी आप भी करते हैं। कभी आपको किसी से बात नहीं करनी होती है, अपने दोस्त से, या आप मम्मी से रूठ जाते हैं, तब भी आप इस प्रकार के संकेत का उपयोग करते हैं। अभी बच्चों हम जानेंगे, अभी आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें दीदी ने एक बच्चे को गोद में बिठाया के रखा हुआ है। तो दीदी ने जब बच्चे को गोद में उठाया तो उसका कौन सा काम हो रहा है? तो बच्चों, बच्चे को आसानी से देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो खिड़की से देख नहीं सकता, परंतु दीदी ने उसे उठाया है और दीदी उसको खिड़की के बाहर दिखा रही है। तो इस प्रकार उसका देखने का कार्य बहुत आसानी से हो सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम अड़चनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की विधियों का उपयोग करना पड़ता है। यदि सामान्य विधि से काम न हो सके
तो हम अन्य विधियों की सहायता ले सकते हैं। कभी विशेष साधनों का उपयोग करते हैं। संभव है कि कोई काम करने में किसी को अड़चन हो रही हो। ऐसी परिस्थिति में जितना संभव हो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अभी बच्चों, कभी कभी आपकी मम्मी जो चॉकलेट है या लड्डू जो है वो ऊपर रख देती है डब्बे में, और आपका हाथ नहीं पहुंचता, तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल सही, आप स्टूल लेते हैं या कुर्सी का सहारा लेकर आप ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से लड्डू का डब्बा या चॉकलेट का डब्बा जो भी है उसको निकाल कर आप आसानी से खा लेते हैं। तो इस प्रकार हम अड़चनों पर विजय प्राप्त करके अपनी अड़चनों को दूर कर सकते हैं, और इसी तरह हम दूसरे व्यक्तियों की भी अड़चनों को दूर कर सकते हैं, जिसके लिए हम कई विधियों का उपयोग कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा हमें जब ऊपर चढ़ना होता है ना, तो हम सीढ़ी का उपयोग करते हैं। आपने देखी होगी लकड़ी की सीढ़ी, तो हम लकड़ी की सीढ़ी का उपयोग करके भी ऊपर चढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम कई साधनों का उपयोग करके अपनी अड़चनों को दूर कर सकते हैं। अभी मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। तो बच्चों, संसार में असंख्य लोग हैं और सभी लोगों के अवयव भी वही है। फिर भी कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति जैसा दिखाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का गठन भिन्न भिन्न होता है। हर एक की ऊंचाई, मोटाई, बालों की रचना, चेहरे की रचना अलग अलग होती है। पूरे संसार में तुम्हारे जैसा केवल तुम ही हो। क्या आपको ये मालूम था? तो बच्चों, हमारे जो शरीर के अवयव हैं वो सामने वाले के पास भी होते हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान। फिर भी हमारे शरीर का गठन और सामने वाले के शरीर का गठन ये अलग अलग होता है। तो हमारे जैसे जो कोई बच्चा मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई ऊंचा होता है, कोई छोटी हाइट में होता है, किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के बाल सीधे होते हैं, किसी के काले होते हैं, किसी के हल्के भूरे होते हैं। तो इस प्रकार कई सारी शरीर में शरीर की रचना अलग अलग तरीके से होती है। इसलिए हमारे जैसे सिर्फ हम ही होते हैं, हमारे जैसा दूसरा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं होता है। तो कितने मजे की बात है ना बच्चों? आपको पता है क्या कि कभी कभी जो जुड़वा बहन भाई भी होते हैं बिल्कुल एक से दिखाई देते हैं, परंतु उनमें भी थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हमने क्या सीखा। तो बच्चों, सिर, धड़, हाथ तथा पैर शरीर के मुख्य अंग है। छाती, पेट और पीठ को मिलाकर धड़ बनता है। सिर, हाथ और पैर ये धड़ से जुड़े होते हैं। शरीर का जो भाग सिर तथा धड़ को जोड़ता है उसे गर्दन कहते हैं। हाथ कंधों के पास और पैर कूल्हे के पास शरीर के धड़ से जुड़े होते हैं। शरीर कुछ विशिष्ट स्थानों पर मुड़ सकता है, इसलिए हम हलचल कर सकते हैं। गर्दन, हाथ, पैर और कमर की सहायता से शरीर में हलचल होती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे स्वाध्याय। तो चलिए अब देखते हैं आपको कितना आता है। सही है या गलत बताओ। ठीक है, पहला है हाथ का अंगूठा हमारे शरीर का मुख्य भाग है। तो बताइए सही है या गलत है? तो ये है गलत। हमारा जो हाथ का अंगूठा है वो हमारा शरीर का मुख्य भाग नहीं है ना। दूसरा है पैरों की सहायता से हम सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। तो सही है या गलत है? सही है, वेरी गुड। अब तीसरा है गर्दन आगे झुकती है, पीछे भी मुड़ती है। तो ये सही है या गलत है? सही। चौथा है हमारा धड़ केवल कमर के पास मुड़ सकता है। तो ये सही है या गलत है? सही, वेरी गुड। अभी हम आगे और देखते हैं।
अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है पैर धड़ के जिस भाग से जुड़े होते हैं उस भाग को डैश कहते हैं, तो उसको कहते हैं कुल्हा। अगला देखिए, डैश और पाँव को जोड़ने वाले भाग को टखना कहते हैं, तो क्या है इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है टांग। तीसरा है हमारे कुछ अंगों के मुड़ने के कारण हम डैश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? तो हम हलचल कर सकते हैं। हमारे कुछ अंगों के मुड़ने के कारण हम हलचल कर सकते हैं। अगला है कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति जैसा डैश नहीं देता, तो क्या नहीं देता? दिखाई नहीं देता। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति जैसा दिखाई नहीं देता है। तो आपको आज का पाठ समझ में आया होगा, तो आप इसका अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज जो हमने पाठ सीखा, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो बच्चों, घर पे ही रह के इसका अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।